So we'll start with next chapter, that is chapter number 10, magnetic fields due to electric currents. बहुत easy chapter है, very basic level chapter. So let us start with chapter number 10, magnetic fields due to electric currents. इसमें जो पहला ही टॉपिक आप देखोगे that is called as Lorentz force. तो बेसिकली हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, if we have a single electron and if this electron is in external magnetic field, तो पहला जो टॉपिक है that is force acting on an electron in an external magnetic field. तो force acting on an electron in an external magnetic field is given by Fm equal to minus E V bar cross B bar. इन जनरल ये इलेक्ट्रॉन है, इन जनरल अगर आपके पास कोई और चार्ज होगा, सम चार्ज Q, तो इन जनरल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज इज Q V bar क्रॉस B bar. This is the force acting on a moving charge. Remember, it is important that the charge should be moving. Charge अगर मोशन में नहीं होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. देन अगर दोनों ही फील्ड्स हो, this is force only due to magnetic field. This is force due to magnetic field. Imagine there are both the fields. So in presence of both electric and magnetic field, in presence of both electric and magnetic field, तुम तीनों को मैं बाहर भेज दूंगा. अब इसके बाद गड़बड़ दिखी ना, और मेरे रिकॉर्डिंग में जा रहा है, which I don't like and I will not tolerate. In presence of both electric and magnetic field, total force F bar will be force due to electric field plus force due to magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है Q E बार प्लस Q V बार क्रॉस B बार. दिस इज द टोटल फोर्स. इसको आप बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंट्ज फोर्स. दिस इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स. तो लॉरेंट्ज फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. देन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि जब दोनों फील्ड्स हो, क्योंकि अगला ही टॉपिक साइक्लोट्रॉन है, तो साइक्लोट्रॉन में एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. अगर दोनों फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, दैट इज समथिंग यू शुड नो. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करता है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, मतलब वो एक्सेलरेशन का काम करता है. तो एनर्जी इंक्रीज करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का काम सिर्फ है टू चेंज द पाथ. तो एज यू कैन सी फ्रॉम द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद होने चाहिए. अगर हमारे पास एक वेक्टर है V बार और दूसरा वेक्टर है B बार, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट V बार क्रॉस B बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ V बार एंड B बार. तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट. तो V बार क्रॉस B बार. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये V बार क्रॉस B बार, ये V और B दोनों को क्या है? परपेंडिकुलर. और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज dx by dt. So you need to remember the direction of displacement and the direction of velocity are same. And if I take dot product of force and velocity, और ये कौन सा फोर्स था? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड था. तो ये कितना आएगा? जीरो. जीरो क्यों आएगा? क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो. यहाँ पे V बार क्रॉस B बार किसको परपेंडिकुलर है? V बार को. लेकिन V बार क्रॉस B बार ये किसका डायरेक्शन है? फोर्स का. क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या था? Q V बार क्रॉस B बार. मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी आर नॉर्मल टू ईच अदर. इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना, क्योंकि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है सेम. इसका मतलब वर्क डन क्या आएगा? जीरो. तो मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क. तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगा दोगे और अगर उसमें एक चार्ज मूविंग है, इफ यू हैव अ मूविंग चार्ज
इनसाइड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का काम नहीं करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सिर्फ कर्वेचर देने का। तो एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। इसके बाद अगला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन मोशन, साइक्लोट्रॉन मोशन। और इस साइक्लोट्रॉन मोशन पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड लास्ट 2-3 साल से ये डिलीटेड था, तो इस साल ये सिलेबस में है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस पे क्वेश्चन आएगा। तो साइक्लोट्रॉन मोशन बेसिकली होता क्या है, हम साइक्लोट्रॉन मोशन समझने के लिए वी विल डायरेक्टली टेक एग्जांपल ऑफ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो इन केस ऑफ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, नाम में ही है कि ये एक्सेलरेटर है, तो इट विल बी यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन के काम का नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें होता है आपके पास दो डी शेप्ड हॉलो, इंपॉर्टेंट ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड हॉलो मेटालिक, मेटालिक स्फीयर नहीं, मेटालिक बॉक्सेस। तो टू डी शेप्ड हॉलो मेटालिक बॉक्सेस हैं। हॉलो इज इंपॉर्टेंट, ये हॉलो होना चाहिए, अंदर से खाली होना चाहिए। देन ये जो दो डीज है, एक को आप बोलते हो, क्या बोलते हो, D1, और एक को आप बोलते हो D2। इन दोनों का कॉमन नेम है डीज। और ये जो डीज है, डीज D1 एंड D2, इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। So you have an external magnetic field which is perpendicular to the plane of these two Ds. तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड B बार, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम तो सिर्फ पाथ को कर्व करने का है। एक्सेलरेट करने के लिए कौन लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पे एक हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो वी कनेक्ट यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स। ये हाई वोल्टेज सोर्स है और ये अल्टरनेटिंग है। इसका काम क्या है, बाय द वे कितना वोल्टेज है, तो अराउंड 10,000 वोल्ट है। 10,000 वोल्ट इज अ वेरी लार्ज वोल्टेज। और इसका काम क्या है, इसका काम है D1 और D2 का पोलरिटी चेंज करना। तो अगर पहले D1 प्लस था, ये माइनस था, तो उल्टा होगा, माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस। और ये हाई फ्रीक्वेंसी भी है, अराउंड 10⁶ या 10⁷। तो 10⁶ या 10⁷ हर्ट्ज उतना ही है ना, 10⁶, 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में 10 लाख बार पोलरिटी चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो क्विक। इन दोनों डी के बीच में एक गैप है, गैप के सेंटर पे आप रखते हो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब ये रेडियो एक्टिव सोर्स है विच विल इमिट अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इमिट हुआ, as soon as it comes out, that positive charge will be attracted towards the D which is negative at that instant of time, क्योंकि पार्टिकल कौन सा इमिट हो रहा है, पॉजिटिव, और D1 और D2 में से एक कौन है, नेगेटिव। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, तो वो कहाँ जाएगा, जो D उस टाइम पे नेगेटिव था, सपोज D2 नेगेटिव था, तो ये कहाँ जाएगा, ये D2 के पास जाएगा। इट विल गो हियर, राइट, इट विल गो हियर। ये जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जाता नहीं है स्ट्रेट लाइन में। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसको सर्कुलर पाथ दे देता है। तो इट डज समथिंग लाइक दिस। और जैसे ही ये D2 से बाहर आया, सामने वाला D1 जो था वो पॉजिटिव था, और पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए तो तुमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है। जैसे ही इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा एडजस्ट किया जाता है, एज सुन एज अल्फा पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम D2, D1 becomes negative, right, D1 becomes negative। तो नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो ये अंदर जाएगा। देन अगेन एज सून एज द अल्फा पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम D1, D2 becomes नेगेटिव। फिर ऐसा चलता रहेगा, और ऐसा करते करते एक्सेलरेशन भी हो रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है, और फाइनली यहाँ पे एक विंडो है, और इस विंडो से हम पार्टिकल को निकाल लेते हैं बाहर।
पार्टिकल को बाहर कब निकालते हो, जब आपको डिजायर्ड वेलोसिटी मिल जाए। रिमेंबर, हमको यहाँ पे हाई वेलोसिटी पे लेके जाना है पार्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमको हाई एनर्जी के पार्टिकल्स लगते हैं। हाई एनर्जी मतलब हाई वेलोसिटी। व्हाट इज एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। जितना वी ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों चाहिए? इन सम एक्सपेरिमेंट यू विल नीड दिस हाई एनर्जी पार्टिकल्स, और आप इसको बम्बार्ड करते हो एक टारगेट पे। तो टू यूज दिस हाई एनर्जी पार्टिकल्स, राइट, बम्बार्ड करने के लिए वी नीड टू टेक दिस आउट एट डिजायर्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे छोटा विंडो होता है। तो साइक्लोट्रॉन में कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डी शेप्ड हॉलो मेटालिक बॉक्सेस, हॉलो होने चाहिए, राइट। You have a small gap between two Ds, and at the center of this gap you have a source of alpha particle. There is a magnetic field which is perpendicular to the plane of the Ds. There is high voltage, high frequency alternating source connected across D1 and D2. 10,000 volt और 1 megahertz का frequency होता है उसका. As soon as the source emits alpha particle, it starts moving towards the D, which is negative at that instant of time. Alpha particle was trying to go in a straight line, but magnetic field will curve its path and make it circular. As soon as this alpha particle comes out from D2, D1 becomes negative, and now alpha particle is attracted towards D1. तो ऐसा करते करते उसका रेडियस भी बढ़ रहा है, उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली तीन इक्वेशंस काम में आते हैं, तीन। नंबर 1 इज फॉर टाइम पीरियड, नंबर 2 इज फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका? नहीं, हाँ, अल्फा पार्टिकल का। व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी? हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस डज अल्फा पार्टिकल परफॉर्म पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तीसरा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट टास्क है टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, एंड नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले वो तो चलो होता रहेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्कुलर ऑर्बिट जब होता है तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। हो तो पहले ही क्लियर हो गया था। हु विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है mv²/r होता है, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज qvb साइन ऑफ थीटा। तुमने अभी लिखा ना यहाँ पे q v बार क्रॉस v बार, तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो qvb साइन थीटा, where theta is the angle between velocity and magnetic field. लेकिन as you can see velocity का डायरेक्शन ऐसा था, along x था, और magnetic field along z था। तो z और x में एंगल कितना होता है? 90। और sin 90 1। तो ये एक v और ये एक v हो गया कैंसल। तो mv इक्वल टू qbr, साइन ऑफ 90 इज 1, थीटा इक्वल टू 90 है ऑलरेडी, तो sin 90 इज 1। तो ये एक इक्वेशन हमारे काम का है, mv इक्वल टू qbr। अब आपको चाहिए टाइम पीरियड। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड इज डिस्टेंस। एक राउंड में डिस्टेंस कितना? स्पीड कितना? v। तो v यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल हैव 2πr, और v कितना है? qbr/m। r और r कैंसल, तो 2πm/qb। ये होगा टाइम पीरियड का इक्वेशन। फिर फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, दैट इज 2πm/qb। तो qb यहाँ पे आ जाएगा qb, ये आ गया फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ रिवोल्यूशन पूछा होगा तो डिवाइड बाय किसको? हाँ, टाइम पीरियड को कि फ्रीक्वेंसी को? बी केयरफुल, टाइम पीरियड। आधा राउंड लगाने के लिए तो वहां पे टाइम पीरियड का हाफ लोगे, तो πm/qb आ जाएगा, तो qb/πm होगा वो, हाँ, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। देन इसके बाद कौन सा टॉपिक है? काइनेटिक एनर्जी बाकी रह गया, पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? इट इज हाफ mv²।
तो हाफ एम वी, वी तो यहां से मिल जाएगा आपको क्यू बी आर बाई एम, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, कैंसिल और कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं आर एग्जिट। आर एग्जिट क्यों? क्योंकि जब ये पार्टिकल बाहर निकलेगा तब उसका रेडियस कितना था, दैट इज आर एग्जिट। क्योंकि रेडियस बढ़ते जा रहा है, रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो व्हेन दिस पार्टिकल विल गो आउट फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन, उस टाइम पे जो भी रेडियस होगा उसको क्या बोलोगे, आर एग्जिट। कैपिटल आर एग्जिट, स्मॉल आर एग्जिट, जो लिखना है वो लिख सकते हो, बट आर एग्जिट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अगला टॉपिक हेलिकल मोशन, छोटा टॉपिक है, यू विल डू इट, आई विल नॉट गो इनटू दैट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इसमें हमको 3-4 केसेस लेने हैं। सबसे पहला केस है अ स्ट्रेट वायर। वी हैव अ स्ट्रेट वायर जिसमें देयर इज करंट, और करंट को डिफाइन कैसे करते हो पता होना चाहिए, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वी हैव स्ट्रेट वायर हियर, एंड बाय द वे इफ यू नो, अगर आपको इक्वेशन याद होंगे तो इक्वेशन तक कैसे पहुंचना है अपने आप समझ में आ जाता है। अगर मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ एल है, उसमें करंट आई है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर इज आई एल बार क्रॉस बी बार, जिसको हम बाद में बिल साइन थीटा भी लिखते हैं, और साइन थीटा 1 होता है तो उसको बी आई एल भी लिखते हैं। तो इफ यू ऑलरेडी नो फाइनल फॉर्मूला क्या है, तो आपको डिराइव करने के लिए रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टेप्स अपने आप याद आएंगे। स्ट्रेट वायर था तो स्ट्रेट वायर ले लो पहले, टेक दिस एज अ स्ट्रेट वायर, और रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, करंट तब होता है जब आपने एक बैटरी कनेक्ट करके रखा होगा, तो मतलब जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा तो। और हर बार मैं बैटरी दिखाऊंगा ऐसा नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि वेनेवर यू कनेक्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी, ओनली देन करंट विल फ्लो। तो डायग्राम में, नोट्स में मैंने यहाँ पे सेल दिखाया नहीं, और मैं तब बताया था आपको कि नॉट इसेंशियल कि हर बार हम सेल दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास सेल है, लेट अस से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड। उल्टा भी कर सकते हो, डजंट मैटर, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग उल्टा हो जाएगा। इफ यू आर शोइंग नेगेटिव हियर, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तुम टर्मिनल उल्टे करते हो तो दे विल फ्लो क्लॉकवाइज, इतना ही डिफरेंस आएगा। एंड सिंस दिस इज सॉलिड, तो सॉलिड में होता है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, राइट। लेकिन हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट के केस में वी डू नॉट नीड टू शो दिस, हमको जरूरत है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो आई विल जस्ट शो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते हो तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसको आप बोलते हो ड्रिफ्ट मोशन, क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट मोशन। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो भी स्पीड होगा उसको क्या बोलोगे, ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ तक क्लियर? हमारे पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर मतलब मेटालिक वायर था, वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, क्योंकि हमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया था। द मोमेंट यू कनेक्ट द बैटरी हियर, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सेल, तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल potential difference is known as drift motion, and the velocity of the electrons is known as drift velocity. बेसिक यहां तक एकदम क्लियर चाहिए। ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इसका लेंथ ले लेते हैं एल,
कैपिटल एल बोलो, स्मॉल एल बोलो, डजंट मैटर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस। इमेजिन इमेजिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कंडक्टर के एक एंड पे था, उसको दूसरे एंड तक आने में टाइम लग गया टी, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो करंट करंट इज नथिंग बट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है ना, बेसिक्स एकदम क्लियर चाहिए। हमको पता है अगर सिंगल चार्ज होता तो उस पर फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्यू वी बार क्रॉस वी बार। तो पहली बात तो चार्जेस मोशन में होने चाहिए, है क्या, यस, राइट। और उसका स्पीड कितना है, वीडी। वीडी क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है, तो बैटरी के प्रेजेंस में वेलोसिटी को क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या, नो, क्योंकि अभी तक तुमने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया नहीं। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लेट अस से इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और कमिंग आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब वी बार और बी बार में एंगल कितना है, 90, तो साइन 90 कितना आएगा, 1। ये तो पक्का हो गया। देन सिंस यू ऑलरेडी नो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, सिंगल चार्ज की बात करूं, क्यू चार्ज की अगर बात करते हैं, तो क्यू चार्ज पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना था, क्यू क्यू वी बार क्रॉस वी बार। कौन सा वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वी, वी बार क्रॉस वी बार। इक्वेशन नंबर 1। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो हमको ये इक्वेशन करेक्ट है लेकिन करंट के टर्म्स में चाहिए, तो हमको करंट के टर्म्स में चाहिए, तो करंट आई इज क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, बट टी इज द टाइम टेकन बाय वन चार्ज टू गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है, एल, टाइम कितना है, टी, तो टी कितना है, एल बाय वी डी। देयरफॉर चार्ज क्या आ गया, आई टी, लेकिन टी इज एल बाय वी डी। इक्वेशन नंबर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 you have magnetic force equal to q, but q is I L by VD, VD बार क्रॉस V बार। अगर मैं टेम्पररीली इसका मैं मॉड्यूलस ले लूं, मॉड ले लूं, तो आई विल बी राइटिंग डाउन आई एल बाय वी डी, वी डी बी साइन थीटा, वी डी कैंसल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज आई एल बी साइन थीटा। वापस से आप वेक्टर फॉर्म में जाओ, तो यू विल हैव आई एल बार क्रॉस बी बार। ये आ गया आपके पास फोर्स, किस पे, करंट कैरिंग वायर पे, कहां पे, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि आपको फाइनल फॉर्मूला पता होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑन योर ओन कि कैसे आपको स्टेप्स लाने हैं। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। और अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो बिल साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, डन। और उसमें भी अगर एंगल 90 होगा तो बी आई एल। जो दूसरा वायर था वो था आर्बिट्री शेप का, तो यू हैव अ वायर विच इज ऑफ आर्बिट्री शेप, रैंडम शेप वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, इवन दो अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू इट, करंट तो स्टेडी है, मतलब करंट डज नॉट चेंज विद टाइम, करंट इज स्टेडी, पर हम लोग डायरेक्टली इस पे फोर्स फाइंड नहीं कर सकते। व्हाई, बिकॉज एज यू कैन सी फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे स्ट्रेट वायर में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे को थे परपेंडिकुलर। दिस इज लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे इसका लेंथ का डायरेक्शन अलग है,
इसके लेंथ का डायरेक्शन अलग है, ये छोटा एलिमेंट लूंगा उसका डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पे क्योंकि लेंथ का डायरेक्शन अलग है तो करंट का डायरेक्शन भी हो रहा है चेंज। तो रिमेंबर, जहां पे ये प्रॉब्लम हो, वेयर यू डू नॉट हैव डायरेक्शन ऑफ करंट सेम एवरीवेयर, वहां पे तुम डायरेक्टली टोटल फोर्स निकाल ही नहीं सकते हो। तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करने से पहले स्मॉल एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो यू हैव टू इमेजिन दिस वायर टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। फिर उसमें से पहले एक एलिमेंट कंसिडर कर लोगे। और बाय द वे, मैग्नेटिक फील्ड दिखना जरूरी है, एंड आई विल नॉट माइंड इफ यू ड्रॉ डॉट्स और क्रॉसेस। एक ही बात है, सिर्फ डॉट इज कमिंग आउट, क्रॉस इज गोइंग इनसाइड। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, शायद मैंने नोट्स में वहां पे डॉट लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन है, सिर्फ सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, दैट्स इट। फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। देन ये जो लेंथ एलिमेंट है, इसका लेंथ कितना है, dl। तो अब हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, फोर्स एस आई एल बार क्रॉस वी बार। तो यहाँ पे फोर्स, स्मॉल फोर्स, क्यों स्मॉल फोर्स, क्योंकि लेंथ एलिमेंट क्या है, स्मॉल है, आई डी एल बार क्रॉस बी बार। तो फोर्स इज आई डी एल बार क्रॉस बी बार। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन a small element of length carrying current in an external magnetic field। अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो टोटल फोर्स एफ एम बार इज इंटीग्रेशन डी एफ एम बार। तो देयरफॉर एफ एम बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी एल बार क्रॉस बी। तो यू मस्ट नो कांस्टेंट शुड गो आउटसाइड, आई कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल बार। ये आ गया टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन आर्बिट्री शेप वायर। ये जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि हम आर्बिट्री शेप बोल रहे हैं तो शेप पता होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर रिंग हुआ तो अलग, राइट, स्क्वायर लूप हुआ तो अलग। तो अगला किसके लिए है, रिंग, हाँ, क्लोज सर्किट मतलब रिंग के लिए। तो नेक्स्ट इज क्लोज सर्किट। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड सर्कुलर लूप मतलब क्लोज सर्किट, वो एक्चुअली जीरो आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज सर्किट। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन a closed circuit carrying current। तो आइडिया इज वेरी सिंपल। हमारे पास एक क्लोज सर्किट है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। आप इस क्लोज सर्किट को इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ईच ऑफ लेंथ डीएल। सबका लेंथ कितना है, डीएल है, ईच ऑफ लेंथ डीएल, ऐसा है। गुड। डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड तो होना चाहिए, बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो चलेगा नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, डॉट फील्ड है या क्रॉस फील्ड है, जो भी लो। दिस टाइम आई विल ड्रॉ डॉट्स हियर। तो दिस फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ऐसा फील्ड है यहाँ पे। इसमें क्या होना चाहिए, करंट। तो देयर इज आल्सो करंट। तो करंट भी आप क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, आई टेक क्लॉकवाइज करंट। तो पहले मैं एक लेंथ एलिमेंट ले लूंगा एट पॉइंट पी, एट सम पॉइंट पी, ओके। इसका लेंथ कितना है, dl। What is the force acting on this length element due to current I is dFm equal to I dl bar cross b bar। What is total force, integration? So total force is obtained by integration dFm bar इंटीग्रेशन I dl bar क्रॉस b bar। तो यहां से आपको मिल जाएगा एफ एम बार इक्वल टू आई इंटीग्रेशन डीएल बार क्रॉस बी बार। लेकिन जो लेंथ एलिमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन इसका आप देखोगे, ये पहला है लेंथ एलिमेंट, डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हो
और पहले वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आखिरी वेक्टर का एंड पॉइंट है, जब ऐसा हो तो नेट इज जीरो। इफ यू हैव n number of vectors and if the starting point of first vector is also the end point of the last vector, then the total force is zero। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन dl क्या हो गया? जीरो। तो इंटीग्रेशन dl बार हो गया जीरो, तो फोर्स हो गया जीरो। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगला टॉपिक होगा शायद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। इस केस में लूप होगा रेक्टेंगुलर लूप। तो नेक्स्ट टॉपिक इज करंट, सॉरी, torque acting on a current carrying loop। इसमें हम दो केसेस लेते हैं, वी टेक टू केसेस। एक में जो लूप है, लूप इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक में लूप और मैग्नेटिक फील्ड दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। तो आई विल टेक फर्स्ट केस फर्स्ट। पहला केस है, क्या है पहला केस? मैग्नेटिक फील्ड, लूप इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप, एक ही बात है। वहां क्या लिखा है फिर? मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ लूप। काट छाट के बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड का और प्लेन का लूप, सॉरी, लूप का प्लेन सेम है। तो इफ यू हैव अ लूप and if you have magnetic field, both are in the same plane, maybe both are in xy plane, maybe both are in yz plane, maybe both are in xz plane. The idea here is कि they are in the same plane. So magnetic field is in the plane of loop, in the plane of loop. So for example, first of all you have an electromagnet here, और मैंने आपको बताया था कि आइडियली होता क्या है। आइडियली ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये कौन सा फील्ड जनरेट करता है? रेडियल। कौन सा? रेडियल। लेकिन हम यहाँ पे दिखाते क्या है? यूनिफॉर्म। क्या दिखाते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म। तो जस्ट टू मेक थिंग्स लिटिल सिंपल वी शो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये सपोज साउथ पोल, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर वाइंडिंग होता है वायर का। अगर आपने क्लॉकवाइज करंट सेंड किया तो इट विल बिहेव लाइक नॉर्थ की साउथ एंड एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। तो दोनों में से एक में आप क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट करते हो और एक में एंटी क्लॉकवाइज करते हो, तो एक बन जाता है नॉर्थ पोल, एक बन जाता है साउथ पोल। और जो नॉर्थ और साउथ के बीच का रीजन है वहां पे जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड। एंड आई रिपीट अगेन, नॉर्मली फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो अगला टॉपिक होगा, normally for moving coil galvanometer the magnetic field is radial magnetic field। लेकिन मैं यहाँ पे चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा फील्ड दिखाने वाला हूँ? यूनिफॉर्म। आई विल नॉट शो रेडियल फील्ड हियर। तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ एक फील्ड है, एंड इट इज ओके, इट विल बी एक्सेप्टेड इफ यू ड्रॉ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसमें आपके पास एक लूप है, सम लूप इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल शेप का लूप है, तो कुछ नाम दिया होगा इसको, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कुछ तो लिखा होगा। सम लूप ए बी सी डी, नाम तो जो चाहिए वो दे दो। इस साइड का लेंथ होगा बी, इस साइड का लेंथ है ए, एंड नाम में ही है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, क्योंकि जब तक करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, और जब तक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा तो टॉर्क नहीं होगा, बिकॉज टॉर्क इज नथिंग बट कपल। याद है क्या? मोमेंट ऑफ कपल। दो फोर्सेस acting at two different points, equal but opposite forces acting at two different points form a couple, and this couple tends to rotate the coil। तो coil का रोटेशन होगा कब? जब यहाँ पे होगा फोर्स, और फोर्स होगा कब? जब यहाँ होगा करंट, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? उस पर फोर्स एक्ट होता है। तो सपोज यहाँ पे
करंट है, द आइडिया हियर इज, यहाँ करंट है ऊपर जा रहा है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर है, तो एंगल इज, आपको फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यू नो फोर्स इज बी आई एल साइन थीटा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी इज बी आई एल साइन ऑफ 90, and 9 sin 90 is 1, so that is b into I into L. Imagine this force is coming out, क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं बाहर की तरफ दिखाऊंगा, तो दिस इज द फोर्स विच इज कमिंग आउट on side BC. Angle between magnetic field and current is 0, मतलब लेंथ एलिमेंट इज 0, साइन 0 इज 0, तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड BC इज बी आई एल साइन 0, दैट इज इक्वल टू 0. फिर फोर्स एक्टिंग ऑन साइड CD, एंगल इज 270, क्योंकि दिस टाइम करंट इज गोइंग डाउन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल परपेंडिकुलर, तो एंगल इज 270, साइन ऑफ 270 इज -1, तो यह आ जाएगा बी आई एल साइन ऑफ 270, तो माइनस बी आई एल, माइनस साइन होना मतलब फोर्स अंदर की तरफ होना, एक फोर्स बाहर की तरफ का, एक फोर्स अंदर की तरफ है, और डी ए साइड पे फोर्स है 0, क्यों, क्योंकि एंगल है 180, तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड डी ए, this is equal to BIL sine of 180, that is equal to 0. Force acting on DA is equal to 0. क्लियर है यहाँ तक? गुड. तो दो ही फोर्सेस है, एक है साइड ए बी पे, एक है साइड सी डी पे, और दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए. हाउ मच इज डिस्टेंस, ए. आपको चाहिए था टॉर्क. अब टॉर्क डिफाइन करने के दो तरीके थे, एक था मोमेंट ऑफ कपल, एक था मोमेंट ऑफ फोर्स. मतलब या तो आप सिंगल फोर्स कंसिडर करके, सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है ना, दरवाजे को ओपन या क्लोज करते हो तो एक ही फोर्स लगाते हो, इन इट रोटेट्स, राइट. तो रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क, एक है मोमेंट ऑफ फोर्स वेयर अ सिंगल फोर्स प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट, एक है मोमेंट ऑफ कपल वेयर टू फोर्सेस टुगेदर प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट. नाउ इट इज अप टू यू, आपको अगर सिंगल फोर्स देना है तो आपको दो टॉर्क निकालने पड़ेंगे, एक टॉर्क होगा फोर्स ड्यू टू ए बी से, एक टॉर्क होगा फोर्स ड्यू टू सी डी से. और वो अगर आप सिंगल सिंगल की बात कर रहे हो, तो सिंगल सिंगल की जब बात करते हो तो डिस्टेंस कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर होता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है सेंटर से. तो उस केस में आप बोलोगे टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड ए बी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. कितना डिस्टेंस आएगा, a/2. तो दो मेथड है, तो टोटल टॉर्क विल बी टॉर्क 1 विच इज ऑन साइड ए बी प्लस टॉर्क 2 विच इज ऑन साइड सी डी. ये जो टॉर्क आता है दिस इज फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब a/2. ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन a/2, तो 2f a/2, ये और ये हो गया, तो f इंटू ए. दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, नहीं लूप. तो टॉर्क इक्वल टू एफ है, लेकिन एफ क्या है, बी आई लेंथ. तुमने क्या लिखा है, क्या लिखा है लेंथ, अरे ए बी और सी डी का लेंथ कितना है, कितना है, बी, तो एल क्या है, बी है, तो बी आई बी ए, बट बी इंटू ए एरिया ऑफ द लूप, तो टॉर्क इक्वल टू बी आई ए. ये सिंगल टर्न क्या था, फॉर एन टर्न्स, एन बी आई ए, डन. दिस इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड और लूप सेम प्लेन में नहीं है, लेकिन लूप पे जो आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, लूप पे नॉर्मल, लूप पे परपेंडिकुलर,
अगर उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना दिया, केस नंबर 2, दैट आई विल नॉट डिराइव, क्योंकि सेम ही प्रोसेस है। सिर्फ वहां पे डिफरेंस क्या आता है, इधर साइन थीटा आता है, बस, बाकी तो कुछ है नहीं। इफ magnetic field is not in the plane of loop, but normal drawn to the loop makes angle theta with the magnetic field. In that case the torque acting का फॉर्मूला आता है NBA sin थीटा। दैट्स इट। फिर इसको तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो तुम लिख सकते हो, इट कैन बी आल्सो डन इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगला टॉपिक क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद एक छोटा टॉपिक है जिसमें आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हो। तो कैसे डिफाइन करते हो, एनआईए। तो इसमें जो एनआईए होता है ना, ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एनआईए को अलग लिख दो, बी साइन थीटा को अलग लिख दो। ये एनआईए होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, समवेयर डिनोटेड बाय स्मॉल एम और म्यू। तो म्यू बी साइन थीटा। तो इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल टू म्यू बार क्रॉस। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है उसको मैं स्किप करने वाला हूँ, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, यू आर इनटू रिवीजन बैच, छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए। टॉर्क इज एनआईए, मैंने ये भी बताया था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ऐसा याद रखते हैं। तो यू हैव टू फिट इट इनसाइड योर ब्रेन। एनआईए इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। गुड, यहाँ तक क्लियर। अब अगला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एग्जैक्टली ये जो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ये हमको यूज करना है वहां पे। तो आइडिया तो वही है, हमारे पास अगेन यू हैव अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले तो इसको सबको हटा दूंगा यहाँ से, आई टेल यू व्हाट आर द चेंजेस हियर। तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास एक एक सॉफ्ट आयन कोर है। यू हैव अ सॉफ्ट आयन कोर। सॉफ्ट आयन कोर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाय द वे। तो वी विल यूज सॉफ्ट आयन कोर। ये सॉफ्ट आयन कोर हमने, अगर आपको याद होगा, ट्रांसफार्मर में भी यूज किया था, बिकॉज इट अलाउज मैग्नेटिक फ्लक्स टू पास थ्रू इट। सॉफ्ट आयन कोर, सॉफ्ट आयन कोर, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, इट अलाउज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। यहाँ पे सॉफ्ट आयन कोर और एक काम करता है, क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है। क्या बनाता है, रेडियल। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मैं रेडियल फील्ड दिखाने वाला नहीं हूँ। आई विल जस्ट शो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देन इसके ऊपर हमारे पास एक वायर का वाइंडिंग है। वायर हमने यूज किया था, लूप बनाया था, लूप। कौन सा वायर था, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसके ऊपर क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, एंड एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ एन टर्न्स। लास्ट वार्निंग है, इसके बाद से फिर जितने भी दिन बचे हैं, रिवीजन प्लस एक्स्ट्रा जो भी होगा क्रैश कोर्स, ऑनलाइन में शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। हम्म करना पड़ेगा, आई डोंट हैव ऑप्शन, बिकॉज you are disturbing the class. Additionally, you are disturbing my recording, which I will not tolerate at all, under no condition. यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, यू हैव रिजिड सपोर्ट हियर। उसके बाद अब ये हवा में तो हैंग होगा नहीं, इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो सपोर्ट देते हो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से।
तो यहाँ से आप सपोर्ट देते हो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से, और नीचे भी होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, और इधर होता है हेलिकल स्प्रिंग। क्या होता है? हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग के दो रोल्स होते हैं। एक होता है करंट को इन एंड आउट करना, क्योंकि करंट एक साइड से इन होगा, दूसरी साइड से आउट भी होगा। तो यहाँ पे है हेलिकल स्प्रिंग। तो करंट अगर यहाँ से इन हुआ तो यहाँ से आउट होगा, यहाँ से नीचे से इन हुआ तो ऊपर से आउट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू वांट टू मेक दिस एज अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर वापस वही काम करते हैं, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी एंड डी। ये साइड का लेंथ है बी, इस साइड का लेंथ है ए। क्लियर है यहाँ तक? तो कंस्ट्रक्शन समझाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट? And in the field of, in the magnetic field, of course, you have a soft iron core on top of which you have insulated copper windings. Insulated क्यों? क्योंकि दो copper wire टच नहीं होने चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है ना, has n number of turns. This copper winding is suspended with the help of phosphor bronze wire. And on the other side, you also have helical spring made up of phosphor bronze wire. Helical spring serves two purposes. Number one, for in and out of the current. Number two, to provide restoring torque. रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों, वो आगे समझ में आ जाएगा आपको। अब इसके ऊपर होता है एक पॉइंटर, इसके ऊपर एक पॉइंटर होता है, और इस पॉइंटर के नीचे होता है एक स्केल, और यहाँ पे कर देते हो तुम मार्किंग, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करना है फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, मैं थ्योरी तो अभी बिल्कुल लिखने नहीं वाला हूँ, सिर्फ पता होना चाहिए। जैसे तुमने करंट सेंड किया, whenever you pass current through this coil, it becomes a current carrying coil in an external magnetic field, and hence there is a force acting on the side, on which side? AB, AB and CD। तो AB साइड पे और CD साइड पे फोर्स एक्ट होगा, BC साइड पे और DA साइड पे फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा आउटवर्ड्स, यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा इनवर्ड्स। तो इसका मतलब यहाँ पे टू इक्वल बट अपोजिट फोर्स है, तो देयर इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप। तो टॉर्क एक्टिंग, इसको बोलते हो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग क्यों? क्योंकि जब करंट पास किया तो दो फोर्सेस एक्ट हुए, फोर्स एक्ट हुआ तो कॉइल रोटेट हुआ, कॉइल रोटेट हुआ तो जो पॉइंटर है वो मूव हुआ, पॉइंट मूव हुआ मतलब डिफ्लेक्ट हुआ। तो बिकॉज दिस पॉइंटर इज मूविंग, हेंस दिस टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हो इसको तुम? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वही टॉर्क है जो हमने डिराइव किया था, एन आई ए बी साइन थीटा। क्लियर? व्हाट इज थीटा? यहाँ नहीं चलेगा, दैट इज द आइडिया, यहाँ नहीं चलेगा। और बाय द वे, ये थीटा मतलब ये थीटा है, हाँ, डिफ्लेक्शन, बराबर। मैंने इसलिए बोला कि थोड़ा कंफ्यूजन आपका क्लियर रहना चाहिए। पिछले केस में थीटा था एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ वो थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा कौन सा है? डिफ्लेक्शन का थीटा है। तो यहाँ पे वो जो एंगल था, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो व्हाट इज साइन 91? तो केस ही वो ले रहे हो ना, आपने लिया नहीं क्या? लूप, लूप और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन क्या है? सेम है। तो टॉर्क का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पहला वाला, एन आई ए बी। हो गया टॉर्क, एन आई ए बी। ये कौन सा टॉर्क है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। विच टॉर्क? अब इस टॉर्क ने कॉइल को डिफ्लेक्ट तो कर दिया, पॉइंटर तो मूव हो गया, लेकिन करंट बंद करने के बाद, करंट यहां से स्टॉप करने के बाद ये पॉइंटर वापस से अपनी जगह पे जाना चाहिए। उसके लिए है हेलिकल स्प्रिंग। जब ये कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था तो हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था।
मतलब इट इज जस्ट लाइक वो कपड़े को निचोड़ते हो वैसा है, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही करंट बंद कर दिया तुमने, तो जो नीचे का हेलिकल स्प्रिंग जो पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, ये होगा क्लॉकवाइज और वो होगा उल्टा। तो कॉइल अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, कॉइल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है। इट just provides restoring torque, and that restoring torque is directly proportional to angle of deflection, ये एंगल ऑफ डिफलेक्शन थीटा। लॉजिकल भी है ना। आप सोचो अगर 10 डिग्री से रोटेट हुआ होगा और करंट बंद करने के बाद वापस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री। ज्यादा हो गया तो ओवरशूट हो जाएगा, कम हुआ तो जीरो पे कभी आएगा ही नहीं वापस। करंट बंद करने के बाद ये तुमको जीरो मिलना चाहिए क्या, यस। मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क कितना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल यूज करते हो, इसको लिखते हो सी थीटा, where c is called as twist constant, राइट, करेक्ट। और एक नाम भी है इसका, और एक नाम है इसका टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या बोलते हो इसको, टॉर्सनल कांस्टेंट। तो ट्विस्ट कांस्टेंट और टॉर्सनल कांस्टेंट। इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उतना ही क्या होना चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क। वापस वही मैं बता रहा हूँ, क्या है अगर ज्यादा टॉर्क हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा हो गया तो नेगेटिव साइड में चला जाएगा पॉइंटर, या कम हो गया तो फिर पॉजिटिव में रह जाएगा, जीरो पे कभी नहीं आएगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा। देखो ऐसा है, एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन एंगल करंट को प्रोपोर्शनल है। डिफ्लेक्शन एंगल क्योंकि करंट को प्रोपोर्शनल है, इसके लिए ही तो तुम डिफ्लेक्शन यूज कर सकते हो करंट मेजर करने के लिए। अगर डिफ्लेक्शन ये करंट पे डिपेंड ही नहीं करता तो तुम पॉइंटर यूज कर ही नहीं सकते करंट मेजर करने के लिए। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, दैट इज व्हाई यू कैन मेजर करंट विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन, बराबर, राइट। अगला होगा बायोट सावर्ट लॉ। नहीं, हाँ, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो ऐसा टोल्ड यू, छोटे छोटे टॉपिक आप खुद करोगे। उसके बाद आएगा बायोट सावर्ट लॉ। तो इस चैप्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूज करता है। जो पहला टॉपिक था वो था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। आपने एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो फील्ड क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन जब एक वायर में से करंट पास होगा तो वो वायर खुद क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। रिमेंबर एंड पे अटेंशन अगेन, देयर आर टू थिंग्स। एक, तो आपने करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल फील्ड का सोर्स क्या है, वी डोंट केयर, कहीं से तो आया आया, दैट्स इट। वो फील्ड क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे, करंट कैरिंग वायर पे। दूसरा पार्ट है कि जब जब वायर में करंट होता है वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके आगे वी विल सी व्हाट इज द फील्ड जनरेटेड बाय करंट थ्रू अ वायर, और उसके लिए आपको चाहिए बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ आपको बताता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट थ्रू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो इसके आगे का हम करने वाले हैं कल। So we'll go ahead with next topic, that is Biot-Savart law. In this chapter दो important topic है। नंबर वन जो हमने ऑलरेडी कल कवर किया था, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, दैट इज आई एल बार क्रॉस बी बार। तो याद रखो, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। लेकिन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट सावर्ट लॉ, दैट बेसिकली गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ वायर। तो अगला टॉपिक क्या है, बायोट सावर्ट लॉ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई केस ही नहीं बनना चाहिए। देर आर टू डिफरेंट टॉपिक्स, वन इन विच यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, वो हमने कल कवर किया था। एक्सटर्नल फील्ड कहां से आया, वी डोंट केयर, देयर वाज सम सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड।
नाउ इन दिस केस वी हैव अ वायर ऑफ आर्बिट्री शेप। तो हमारे पास एक आर्बिट्री शेप का वायर है, और इस आर्बिट्री शेप के वायर में से देयर इज अ स्टेडी करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू दिस स्टेडी करंट आई। देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम हियर, क्योंकि ये शेप आर्बिट्री है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। तो व्हाट वी डू इज, हम इस पूरे वायर को स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट में अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, और उसमें से एक लेंथ एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे। तो जब इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसका लेंथ dl है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, और हमको ये मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट है P यहाँ पे मेजर करना है। We want to know what is the magnetic field due to this small length element, actually due to current flowing through this small length element at point P. So इस P point का distance from the center of element is R. लेंथ एलिमेंट में और इस लाइन में, लाइन विच जॉइंस द सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड द पॉइंट, इसमें एंगल है थीटा। तो ये बिल्कुल भूलना नहीं, एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन center of length element and the line joining the center of element to the point where you are finding out magnetic field. So according to Biot-Savart law, the magnetic field due to current through this small length element dB is directly proportional to the current. और dB क्यों? क्योंकि लेंथ एलिमेंट स्मॉल है तो फील्ड भी स्मॉल है। तो फील्ड कौन जनरेट कर रहा है? लेंथ एलिमेंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, and it is inversely proportional to r square, the square of the distance between the center and the point. Is that clear? Now if you remove this sign of proportionality, you will write down constant of proportionality k I dl sin theta by r square. ये k की वैल्यू आती है 1 if you are in CGS units, और ये k की वैल्यू होती है μ0 by 4 pi, that is equal to 10⁻⁻⁷ if you are in SI units. So therefore you can write down magnetic field dB equal to μ0 by 4 pi I dl sin theta by r square. And do not forget कि ये Biot-Savart law gives you magnetic field only due to small length element. It does not give you magnetic field due to total wire. सिर्फ एलिमेंट से ही मिलेगा आपको। इसको अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r, तो ये बन जाएगा r और नीचे आ जाएगा r³। और मैंने अगर dl r sin थीटा को अलग से लिख दिया, you know ab sin theta is a bar cross b bar, तो dl r sin theta is dl bar cross r bar। यहाँ पे ये आ जाएगा वेक्टर, क्योंकि तुम राइट हैंड साइड में लिखने वाले हो वेक्टर। तो इन वेक्टर नोटेशन यू हैव db bar इक्वल टू μ0 by 4 pi I dl bar cross r bar अपॉन r³। गुड, क्लियर? तो ये आप Biot-Savart लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डन। अब Biot-Savart लॉ के हमको एप्लीकेशंस देखने हैं। Application number 1 is to find out magnetic field due to a long straight infinite wire. तो पहला एप्लीकेशन है Biot-Savart लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनाइट वायर। तो एप्लीकेशन नंबर 1, यू हैव अ स्ट्रेट वायर, और ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में पूछा था। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड यू कैन फाइंड आउट बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। एक है Biot-Savart लॉ, दूसरा है एम्पियर्स लॉ। मैंने पूछा था Biot-Savart लॉ, बाकी कुछ लोगों ने लिख दिया एम्पियर्स लॉ, तो मार्क 0 मिलता है उसका। तो यू हैव टू नो कि देयर आर 2 मेथड्स बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है एंड द लेंथ इज इंफिनिटी। तो यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका लेंथ है इंफिनिटी। इस इनफिनाइट लेंथ के वायर से एक स्टेडी करंट पास हो रहा है, सो देयर इज अ स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, द स्टेडी करंट इज I। तो स्टेडी करंट यहां से आएगा माइनस इंफिनिटी से, और कहां जाएगा? प्लस इंफिनिटी। देयर इज सम पॉइंट P ओवर हियर जहां पे हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर।
और इस P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज नॉट मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज नॉट मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस हियर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर इज R। बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करना है तो फिर आपको बायोट सावर्ट लॉ देता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओनली अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो इसका मतलब हमको इस पूरे वायर को इमेजिन करना पड़ेगा टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, एंड वन सच लेंथ एलिमेंट इज, लेट अस से हियर, यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट ले लिया मैंने, इसका लेंथ है DL। इस लेंथ एलिमेंट का ओरिजिन से, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, डिस्टेंस है L। देन इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस, प्रोसेस ये है कि एलिमेंट के सेंटर से जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, क्या करते हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो। तो एलिमेंट के सेंटर से जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको क्या बोल दिया, R। फिर अगर आपको याद होगा, लेंथ एलिमेंट में और इस लाइन में एंगल होता है थीटा। क्या होता है, थीटा। तो दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा एंड दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा। तो ये है पाई माइनस थीटा। क्लियर, गुड, इज दिस क्लियर? तो अब सबसे पहले यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड due to this small element at point P, that is given by Biot-Savart law. So according to Biot-Savart law, you have dB equal to mu 0 by 4 pi IDL sin theta by R square, IDL sin theta by R square. Clear? पक्का पक्का क्लियर? तो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तुमको फाइंड करना टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तुमने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो टोटल कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन। तो टोटल विल बी इंटीग्रेशन dB फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि तुमने एलिमेंट्स कैसे इमेजिन किए, एक एलिमेंट यहाँ था, फिर एलिमेंट उसके बाद भी था, फिर एलिमेंट यहाँ पे भी था, फिर एलिमेंट यहाँ पे भी था। तो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो हर एक एलिमेंट में से करंट जब पास होगा तो हर एक एलिमेंट P पॉइंट पे क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो अगर आपके पास लिमिट सिमेट्रिक हो तो इसके दो टुकड़े कर सकते हो, यू कैन स्प्लिट द इंटीग्रेशन इनटू टू पार्ट्स, माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 0 टू प्लस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से 0 मतलब लोअर पार्ट ऑफ द वायर, और 0 टू इंफिनिटी इज द अपर पार्ट ऑफ द वायर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज कमिंग फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द वायर and this is coming from upper part of the wire, but due to symmetry, lower part of the wire and upper part of the wire will give you same contribution, right? But magnetic field from lower part and upper part will have same contribution, that will be equal to 0 to infinity dB. So therefore total field B will be B lower मतलब B upper plus B upper 2 times of B upper। आप बोलोगे B upper क्यों लिखा, लोअर क्यों लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ लिमिट माइनस नहीं चाहिए था तो मैंने इसलिए अपर पार्ट लिख लिया। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी dB। देयरफॉर B इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी dB। लेकिन dB क्या है, 4 पाई IDL sin theta by R square। टेक आउट ऑल द कांस्टेंट, mu 0 by 4 pi कांस्टेंट, I कांस्टेंट, DL कांस्टेंट नहीं। तो इंटीग्रेटी तुम लेंथ पे कर रहे हो, DL को बाहर निकाल लिया, तो वैसा तो होता नहीं है। तो यू शुड नो, पहले तो एक चीज याद रखना, साइन ऑफ थीटा इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एडजेसेंट साइड पाई माइनस थीटा का एडजेसेंट कौन है, L, अपोजिट कौन है, R, हाइपोटेन्यूज कौन है, स्मॉल r। व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन अपोजिट कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, स्मॉल r। तो सब्स्टिट्यूट करो। तो फॉर श्योर कांस्टेंट फॉर श्योर कौन है, mu 0 by 4 pi कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, इतना पक्का है, ये कांस्टेंट्स है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी DL अपॉन R स्क्वायर कैपिटल R बाय स्मॉल r। देन 2 mu 0 by 4 pi IR, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है R।
ये आ गया dl बाई आर क्यूब फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। बट इफ यू सी आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ, तो आर क्यूब इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल गेट b इक्वल टू 2 म्यू 0 बाय 4 पाई आई आर इंटीग्रेशन dl अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसके बाद मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ना मत, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 1/r² आता है ये, दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल व्हिच टर्न्स आउट टू बी 1/r²। तो b इक्वल टू 2 म्यू 0 बाय 4 पाई आई आर और 1/r², आर हो गया कैंसल, तो b इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2I by R. This is magnetic field due to a long straight wire at a perpendicular distance R from it. क्लियर है यहाँ तक? तो बायोट-सैवर्ट लॉ बोला होगा तो ये अप्रोच वहां पे दिखना चाहिए, नहीं तो एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो 0 मिल जाएगा, और एम्पियर्स लॉ पूछा होगा तो ये लिखोगे तो 0 मिल जाएगा। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ या यूजिंग एम्पियर्स लॉ। इसके बाद है आर्बिट्री शेप का वायर। तो सेकंड एप्लीकेशन इज आर्बिट्री शेप वायर, बराबर ना? हाँ हाँ, आई नो, बट वो मैं लेने नहीं वाला हूँ, इसके बाद लूंगा, मतलब आई विल टेक इट बट आफ्टर दिस। तो आर्बिट्री शेप बराबर ना, आर्बिट्री शेप, हाँ मैं चेक कर रहा था, आर्बिट्री शेप तो तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद क्या है? अरे सर्कुलर आर्क, आर्क दिख रहा है, ए बी आर्क, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स मैं बाद में लूंगा, ये क्योंकि कंटिन्यूटी में है। इसके बाद एक सर्कुलर आर्क है आपके पास, उसका आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे? एट द सेंटर। तो सेकंड एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। सो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, at the center of circular arc. तो जिनको कनेक्ट नहीं हो रहा है, अभी कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा एक आर्क है, यू हैव अ सर्कुलर आर्क ए बी, तो यू हैव अ सर्कुलर आर्क ए बी विच सबटेंड्स एन एंगल, सबटेंड मतलब विच मेक्स एन एंगल, कितना? थीटा, कहाँ पे? सेंटर पे। तो दिस इज सेंटर, दिस इज ए टू बी, दिस इज आर्क। ये ए टू बी जो आर्क है, इसने सेंटर पे एंगल बना दिया थीटा। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर? लेकिन थीटा तो तुमने किसी और चीज के लिए यूज किया था, यहाँ थीटा किसी और के लिए यूज कर रहे हो। थीटा तुमने कहाँ यूज किया था बायोट-सैवर्ट लॉ में? एंगल बिटवीन द सेंटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट वेयर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जानबूझ के नोटेशन चेंज नहीं किया था, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि नोटेशन चेंज करने से मैं कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। तो आइडिया यहाँ पे क्या है? आर्क है, आर्क में से करंट पास होगा तो क्या जनरेट करेगा वो? मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? सेंटर। तुमको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहाँ से एक स्टेडी करंट है आई। मेथड क्या था? स्मॉल लेंथ एलिमेंट, मतलब आप आर्क ए बी को इमेजिन कर लोगे टू बी मेड अप ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, उसमें से एक लेंथ एलिमेंट ले लोगे आप, इसका एंगल कितना है? डी थीटा। तो जब करंट इसमें से पास होगा तो यहाँ पे इसका लेंथ कितना है? dl। तो जब करंट इस लेंथ एलिमेंट से पास होगा वो क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? सेंटर पे। ये लेंथ कितना है? dl। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट? म्यू 0 बाय 4 पाई आई dl साइन, वापिस आ गया थीटा। दैट इज वाई टोल्ड यू कि मैं जानबूझ के यहाँ पे नोटेशंस को मिक्स कर रहा हूँ कि एग्जाम में एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान यहाँ होगा तो गलती नहीं होगी, अगर ध्यान नहीं होगा तो फिर गलती पे गलती होगी। तो द आइडिया हियर इज
सेंटर ऑफ द एलिमेंट से जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है, सेंटर से जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, फिर सेंटर के साथ इस स्ट्रेट लाइन ने कितना एंगल बनाया, इसको तुम अभी तक थीटा बोल रहे थे, अभी मैं बोलने वाला हूं इसको अल्फा। जानबूझ के मैं इसको अल्फा बोल सकता था, मैं इसको डी अल्फा बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होना ठीक एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अल्फा कितना है यहाँ पे 90 है, 90 है ना, दिख रहा है ना 90, तो व्हाट इज साइन 91। तो dv इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, सिंस साइन अल्फा इज 1, क्योंकि एंगल 90 था इसके लिए। करेक्ट, गुड। कैन यू चेंज योर सीट क्विक? यस क्विक। क्लियर यहां तक? अब हमको क्या चाहिए, हमको टोटल फील्ड चाहिए, तो कैसे करोगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन कहां से, ए से बी तक, डीवी। गुड। तो डीवी क्या है, डीवी इज म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। आर कांस्टेंट है, आर इज द रेडियस, कांस्टेंट है। तुम एलिमेंट कहीं पे भी ले लोगे तो आर रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर ही है। म्यू 0 बाय 4 पाई भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ डीएल। तो यू विल हैव बी इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल फ्रॉम ए टू बी। बट इफ यू नो लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस इनटू एंगल, अगर मैं आर्क लेंथ ए भी बोलता तो क्या लिखता, आर थीटा, लेकिन मैं किसका लेंथ ले रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट का, तो क्या आएगा, आर इंटू डी थीटा। तो डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। तो बी इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर डी थीटा। जैसे ही तुमने यहाँ पे डी थीटा लिखा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एंगल है 0 और ये एंगल है थीटा, तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू थीटा। तो ए पे एंगल 0 है और बी पे एंगल कितना बन गया, थीटा। आर कांस्टेंट है, बाहर लेके आओ। बी इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर, आर और आर स्क्वायर का आर हो गया कैंसल, इंटीग्रेशन डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी थीटा, थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा इज थीटा। तो you will have mu 0 by 4 pi I theta by r। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ए बी। अब इसको आप जनरलाइज करके पूरे सर्कल के लिए भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि वो एक आर्क था। आर्क की जगह पे अगर एक सर्कल होगा तो सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 पाई, ये क्या है 4 पाई, 1 एंड 2 जा, तो म्यू 0 बाई 2 आई बाय आर। तो ये तो हमने पहले भी देखा है, आगे भी देखेंगे। अगर आपके पास क्वार्टर सर्कल हो, मतलब पाई बाय 2, एंगल विल बी पाई बाय 2, पाई बाय कैंसिल, तो म्यू 0 बाई 8 आई बाय आर। गुड, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। अभी टॉपिक थोड़ा सा टाइटल अलग तरीके से लिखा होगा, लेकिन आइडिया सेम है, तो नॉट टू गेट कंफ्यूज विथ टाइटल्स। बात ऐसा है, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में क्या है, करंट है। करंट जब पास होगा तो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, अलोंग द एक्सिस। इसके लिए क्या बोला है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। तो देयर इज सम पॉइंट ऑन दिस एक्सिस P, सम पॉइंट P। इस P पॉइंट पे यू आर सपोज टू फाइंड आउट, और बाय द वे P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है x। इस P पॉइंट पे तुमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू दिस लूप। यहां तक क्लियर। अब ये एक्सिस मैंने अलोंग x रखा है तो इसको x बोला है, इसी को अलोंग z करता तो इसको z बोल देता, तो डजंट मैटर।
टेक्स्ट बुक में जो अप्रोच है वो सेम है, सिर्फ एक्सिस कहाँ दिखाया है, अलोंग जेड। मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, अलोंग एक्स। तो मैं डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ, एक्स। यहाँ तक क्लियर। हमको फील्ड फाइंड करना है। अब तक हमने फील्ड फाइंड करने के लिए एक ही मेथड सीखा है, बायोट-सैवर्ट लॉ। मतलब मुझे इमेजिन करना पड़ेगा दैट दिस सर्कुलर लूप, और क्लोज सर्किट बोला होगा उसको, सर्कुलर लूप क्लोज सर्किट सब एक ही चीज है। तो मुझे इस सर्कुलर लूप को इमेजिन करना पड़ेगा टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स। तो पहला लेंथ एलिमेंट मैं यहां ले लेता हूं, तो आई टेक लेंथ एलिमेंट ओवर हियर। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस मैं मान लेता हूं ए, स्मॉल ए। तो रेडियस इज स्मॉल ए। ये लेंथ एलिमेंट का लेंथ कितना है, dl। प्रोसेस अगर याद होगा तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तुम सेंटर ऑफ द एलिमेंट से जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है वहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। इसको बोल दो आर। क्या बोलोगे इसको, आर। तो सपोज ये वो एलिमेंट था और ये वो एलिमेंट है और ये एक्सियल पॉइंट है, बराबर। तो तुमने क्या किया, सेंटर ऑफ द एलिमेंट से उस पॉइंट तक क्या ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन। इसमें जो एंगल होता है वो हमको काम में आता है ना, db इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बराबर। याद है ना, db इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एलिमेंट एंड 90 डिग्री? तो थीटा इज 90, तो साइन 90 इज 1। तो वेरी गुड। तो हमको मिल गया यहाँ से, इमेजिनेशन लगने वाला है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये टॉपिक है इजी, सब कुछ है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। देन dB is equal to mu0 by 4 pi IDL by r square, because theta was 90 तो मैंने लिखा ही नहीं, sin 90 is 1। क्लियर। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वेल बाय द वे पहले मैं इस एंगल को डिफाइन कर देता हूँ, अल्फा। यू शुड नो वन मोर थिंग, ये बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए बार और बी बार, मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। तो यहाँ पे जो डीबी बार तुम लिख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल बार एंड आर बार। तो वापस से आ जाओ उसी एग्जाम्पल पे। ये लेंथ एलिमेंट है, ये आर बार है, तो डी एल और ये आर, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों को क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। so my index finger, as you can see, it is perpendicular to both dl and r। तो मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है किसको, दोनों को, dl को भी और r को भी। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl also and r also, बराबर। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन तुम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करो कि पी पे फाइंड करो, पी पे। तो यू आर फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। गुड। तो ये आ गया आपके पास dB बार, इसको बोल दूंगा मैं PQ। क्लियर। नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इंटेंशनली। अब ऐसा क्यों किया हमने, द रीजन इज सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। ये एक अल्फा एंगल तुमने लिख के रखा है, ये टोटल एंगल कितना है, तो फिर ये कितना है 90 माइनस अल्फा, ये कितना है 90, तो ये कितना है अल्फा। इसका मतलब डीबी के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं हम लोग, डीबी कॉस और डीबी साइन। तो ये डीबी है, ये डीबी कॉस है, ये डीबी है, ये डीबी साइन है। तो ये डीबी कॉस अल्फा है और ये डीबी साइन अल्फा है। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए,
अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं ऐसे सारे कंपोनेंट हर जगह पे लूं, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू दिस सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में क्या एक लेंथ एलिमेंट था? नहीं, बहुत सारे लेंथ एलिमेंट है। तो तुम हर जगह पे लेंथ एलिमेंट लोगे, फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो व्हाट विल बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दो दो कंपोनेंट है, तो मुझे इंटीग्रेट करने का लिए दोनों पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मुझे डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा, डीबी कॉस का अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि ये ए पॉइंट था जहां पे हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया, तो उसको डायमेट्रिकली अपोजिट बी पॉइंट पे एक लेंथ एलिमेंट ले लो। तो कंसिडर, इमेजिन अनदर लेंथ एलिमेंट, और सारे लेंथ एलिमेंट सेम लेंथ के ही है। तो इमेजिन अनदर लेंथ एलिमेंट एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, देन ये जब यहां से करंट पास होगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, कहां पे, पी पॉइंट पे। और इसलिए इसके केस में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। और क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, ये एंगल भी होगा और ये एंगल भी होगा अल्फा। तो ये भी डीवी है, सिर्फ नाम मैंने इसको बोल दिया पी क्यू, इसको बोल दिया पी डैश, पी क्यू डैश। वो पी क्यू का एक कौन है, पी क्यू डैश। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा कॉस अल्फा, एक यहाँ आएगा डीबी, डीबी साइन अल्फा। तो डीबी कॉस अल्फा हो गया कैंसल, बराबर। तो आपके पास इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से, दोनों दोनों कॉम्बिनेशन मिला के नेट कितना बचा, 2 dB साइन अल्फा, dB sin alpha plus dB sin alpha, 2 dB sin alpha, because they were equal in magnitude and same in direction, तो ऐड होगा। तो ये दो एलिमेंट्स का है, टोटल चाहिए तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन किस पे, dB नेट पे। इंटरेस्टिंगली dB नेट तो पता है आपको, वो तो दिक्कत नहीं है। 2 dB लिमिट क्या है, लिमिट 0 to पाई की 2 पाई। अगर तुम अगर 2 पाई लिखते हो तो यहाँ पे 2 मत लिखना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो 2 dB साइन अल्फा है ना, ये दो एलिमेंट्स का मिला के है, डायमेट्रिकली अपोजिट दो एलिमेंट्स का मिला के है। फिर तुम बोल रहे हो इंटीग्रेट करो, तो तुम पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट कर रहे हो, बराबर। तो डबल डबल काउंट हो जाएगा ना। तुम अगर पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट करोगे, वो 2 dB एक एलिमेंट का नहीं था, वो दो एलिमेंट का रिजल्टेंट था। तो तुम वापस से पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट करोगे तो डबल डबल हो जाएगा। तो यहाँ तो वहां 2 मत लिखो, अगर यहाँ 2 नहीं लिखते हो तो यहाँ 2 आएगा लिमिट्स में। या फिर अगर वहां 2 लिखा है तो लिमिट्स में 2 नहीं आना चाहिए, तो 0 to पाई, क्योंकि मतलब तुम आधे पे ही, राइट, गुड, यहाँ तक क्लियर। अब व्हाट इज साइन अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है, ए, हाइपोटेन्यूज कौन है, आर। तो यू हैव बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऑफकोर्स 0 से पाई तक, ऑफकोर्स 2 बाहर आएगा, ऑफकोर्स डीबी है μ0 बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर और ए बाय आर। μ0 बाय 4 पाई कांस्टेंट, करंट स्टेडी है कांस्टेंट, ए रेडियस है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 to पाई dl अपॉन आर क्यूब, और आर भी इस केस में है कांस्टेंट। स्मॉल आर क्या है, कांस्टेंट। स्मॉल आर क्या है, कांस्टेंट। नहीं समझ में आए तो फिलहाल मत लिखो, बाद में निकालते हैं बाहर। बाय द वे आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर। तो व्हाट इज आर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ, बराबर। अरे आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ। तो क्यूब क्या आएगा, 3/2, बराबर। क्यूब क्या आएगा, 3/2। ए क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि रेडियस क्या है, कांस्टेंट। एक्स क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट क्या है, सेम जगह पे है ना, वो शिफ्ट हो रहा है क्या पॉइंट, तो एक्स क्या है, कांस्टेंट। तो ए कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, मतलब आर भी कांस्टेंट। तो आर क्यूब को निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। तो यू विल हैव
B इक्वल टू 2 म्यू 0 बाय 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब इंटीग्रेशन dl फ्रॉम 0 टू पाई। तो B इक्वल टू 2 म्यू 0 बाय 4 पाई, म्यू 0 बाय 4 पाई आई ए, आर क्यूब क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन डीएल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएल 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 ऐड कर रहे हैं कितने एंगल के लिए, पाई, क्या आएगा पाई आर, पूरा सर्कल जो 2 पाई आर, यहाँ पे हाफ है तो पाई आर, लेकिन आर को तुमने बोला है ए, तो पाई ए, तो ये क्या आएगा पाई ए, पाई पाई कैंसल, 1 एंड 2 जा, तो बी इक्वल टू म्यू 0 बाय 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 हो गया डिराइव। ये सिंगल टर्न के लिए है, दिस इज फॉर सिंगल टर्न। अगर n होंगे तो मल्टीप्लाई बाय n, if you have n turns then you multiply by n, so magnetic field B will be n mu 0 by 2 I a square upon a square plus x square raised to 3/2। तुमको मैंने यहाँ बताया था सर्कल के लिए, फॉर रिंग बताया था क्या मैंने, फॉर रिंग और सर्कल थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो B इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई I 2 पाई बाय r, तो इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 2 आई बाय आर। अब ये सेम फॉर्मूला इससे भी आ सकता है, इससे कैसे, एक मिनट पहले लॉजिकली समझ लो, ये सर्कुलर लूप है क्योंकि एंगल कितना लिया 2 पाई, और तुम कहाँ फाइंड कर रहे हो, सेंटर ऑफ द लूप पे, कहाँ फाइंड कर रहे हो, तो मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप पे चाहिए, कहाँ चाहिए, तो ये जो P पॉइंट है इसको कहाँ सरकाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ द लूप, मतलब x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये गया बराबर, नीचे बचेगा ए स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 और 2 गया, ए क्यूब, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, तो नीचे क्या बचा ए, तो म्यू 0 बाय 2 आई बाय ए क्या है रेडियस, आ गया सेम सेम सेम, यस एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ और वहां दोनों से आ सकता है सेम आंसर, क्लियर पक्का। इसके बाद हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स। अब उस पे आ जाओ, फोर्स बिटवीन टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो हमारे पास दो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2, और दोनों का लेंथ क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो यू हैव दिस वायर नंबर 1 एंड दिस वायर नंबर 2। यहाँ पे दो केसेस है, दो, एक है लाइक करंट्स, मतलब व्हेन द करंट, बोथ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। एक है अनलाइक करंट्स, वन इज गोइंग अप अदर इज गोइंग डाउन। इट इज नॉट लाइक चार्जेस, टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहाँ पे टू लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे टू अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे अगर दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम हुआ, सपोज I1 इज गोइंग अप एंड I2 इज ऑल्सो गोइंग अप, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हुए, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यू विल सी ये वायर यहाँ पे बेंड होगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसा हो जाएगा, और ये वाला वायर भी यहाँ पे बेंड होगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इज फॉर लाइक करंट्स। अनलाइक में उल्टा है, अनलाइक में रिपल्शन है, ये वायर यहाँ जाएगा और दूसरा वायर यहाँ इस तरफ आएगा। दिस इज व्हाट विल हैपन। यहाँ तक क्लियर। अब सबसे पहले फोर्स एक्टिंग
मैं फोर्स बिटवीन टू वायर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल, लेट अस से, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज बिल साइन थीटा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वायर ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज BIL साइन थीटा। अब देखो ऐसा है कि ये दोनों है करंट कैरिंग वायर्स, एंड दीज टू वायर्स आर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम ईच अदर। तो दीज टू आर एट डिस्टेंस A फ्रॉम ईच अदर। और अब ऐसा है, जो दो टॉपिक हमने पहले देखे थे, पहला टॉपिक था फोर्स एक्टिंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। पहले कल के पार्ट में हमने क्या देखा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज बिल साइन थीटा। आज हमने क्या देखा कि जब वायर में करंट हो तो वायर खुद का फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दैट इज गिवन बाय μ0/4π2I/r या a। यहाँ पे डिस्टेंस हमने लिया a, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a। अब हो क्या रहा है, वायर नंबर 1 में करंट है, वायर नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सराउंडिंग स्पेस में, उस सराउंडिंग स्पेस में कौन आ गया, वायर नंबर 2, और वायर नंबर 2 इज कैरिंग करंट, तो वायर नंबर 2 विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू फील्ड ऑफ फर्स्ट। डायरेक्शन भी पता कर लो। अब उल्टा भी ट्रू है, वायर नंबर 2 इज ऑल्सो कैरिंग करंट, मतलब वायर नंबर 2 इज ऑल्सो जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन, एंड वायर नंबर 1 इज इन द फील्ड ऑफ 2, तो वायर नंबर 1 विल ऑल्सो एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू फील्ड ऑफ 2। आपको करंट का सॉरी फील्ड का डायरेक्शन अगर चाहिए तो यू हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड such that the thumb is outstretched and fingers are curled. If the thumb is pointing in the direction of current, then the curled fingers give you direction of magnetic field. तो ये important है। तो imagine wire number 1 to be held in your right hand और वायर नंबर 2 इस वायर 1 के राइट साइड में है, तो फिंगर को जब कर्ल करूंगा तो कहाँ जा रहा है फील्ड, इनसाइड। इनसाइड मतलब डॉट के क्रॉस, तो वायर नंबर 1 का मैग्नेटिक फील्ड B1 at the location of second wire is going inside, current is going up, field is going in, angle 90 to 90, so F equal to BIL. Similarly wire number 2 is carrying current और वायर नंबर 1 ये दूसरे साइड पे है। अगर आप राइट हैंड रूल यूज करते हो तो फिंगर्स आर पॉइंटिंग आउट, तो सेकेंड वायर का फील्ड ये पहले वायर के लोकेशन पे है आउट, तो कौन सा कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन। तो डॉट कन्वेंशन, तो ये आ गया फील्ड प्रोड्यूस बाय 2। अगेन फील्ड इज कमिंग आउट, करंट इज गोइंग अप, व्हाट इज द एंगल, 90, तो यहाँ पे वापस से क्या लिखोगे 90 बराबर। तो वायर 1 दूसरे के फील्ड में है, तो वायर 1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फील्ड ऑफ 2। ये जो तुम बिल लिखते हो इसमें B होता है एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी वजह से, किसकी फील्ड की वजह से, तो B2। और अगर पहले वायर में करंट नहीं होता तो फोर्स एक्सपीरियंस करता क्या, तो I1 और L1, लेकिन L1 और L2 क्या है, सेम है, क्लियर, राइट, पक्का पक्का। बट इफ यू रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस A इज μ0/4π2I/a, तो सेकेंड का फील्ड तो यहाँ पे करंट भी 2, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो F12 इक्वल टू μ0/4π2I/2/a I1L। Similarly, second wire will also experience force due to field of first, so F21 B1 I2L, B1 आएगा जैसे तुमने यहाँ लिखा B2 μ0/4π2I1/a और आ जाएगा I2 into L, सही है, पक्का पक्का। तो इफ यू सी force on 2 due to 1 and force on 1 due to 2, they are equal in magnitude.
बट ऑफकोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए तो अट्रैक्ट करते हैं ना, इसको बोल देंगे हम लोग एफ। तो दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1 और वायर 2। मुझे अगर सपोज पूरे वायर पे 50 न्यूटन का फोर्स है और वायर का लेंथ है 10 मीटर, तो पर मीटर में कितना, तो क्या किया तुमने, डिवाइड किसको किससे, फोर्स को लेंथ से। तो बस इस एल को इधर ला लो, खत्म, जस्ट शिफ्ट एंड डन। इसको बोल दोगे स्मॉल एफ, वेयर स्मॉल एफ इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। डन, करेक्ट। ये लाइक करंट्स के लिए था। तो लाइक करंट्स के लिए फोर्स का डायरेक्शन होगा समथिंग लाइक दिस। This is force acting on 2 due to field of 1. This is force acting on 1 due to field of 2 towards each other. Unlike current के लिए away from each other. Done. Good. इसके बाद होगा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ दोनों ऑलमोस्ट सेम है, और पढ़ते वक्त याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करना। करंट, इसलिए तो हमने ये किया ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पेंडिंग क्यों रखा, क्योंकि ज्यादा कनेक्टिविटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। कॉन्सेप्ट बहुत सेम है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ स्टैटिक चार्ज है या मूविंग चार्ज है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है डिपेंडिंग ऑन, लॉन्ग स्ट्रेट वायर से करंट है तो कर्ल अलोंग द कर्ल्ड फिंगर्स, अगर करंट कर्ल्ड फिंगर्स है तो अलोंग द थंब। तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये। और गॉस लॉ तुम यूज करते हो टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटेंडेड चार्जेस, करेक्ट। गॉस लॉ का रूल क्या था, सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है विच इज कैरिंग चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है, हमको फाइंड करना क्या है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे एक तुम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हो जिसको बोलते हो गॉसियन सरफेस। अंदर चार्ज था, वो क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से होंगे पास, मतलब फ्लक्स आएगा। तो आप बोलते हो टोटल फ्लक्स, जिसको आप बोलते हो इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार ओवर दिस सरफेस एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। तो गॉस लॉ में चार्ज को एनक्लोज करना पड़ता है inside imaginary surface which is known as Gaussian surface. The shape of Gaussian surface is same as that of shape of conductor. Spherical तो spherical, cylindrical तो cylindrical. इसका इक्विवेलेंट है एम्पियर्स लॉ। गॉस लॉ को देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ को देता है मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे तुम बोलते हो इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, यहाँ बोलते हो इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार। वहां पे आप इंटीग्रेट करते हो सरफेस पे, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करते हो लाइन पे। वो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ये 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। दिस इज इक्वल टू, वहां बोलते हो चार्ज एनक्लोज, यहाँ बोलते हो करंट एनक्लोज। वहां डिवाइड करते हो एप्सिलॉन 0 से, यहाँ मल्टीप्लाई करते हो म्यू 0 से। डन, हो गया स्टेटमेंट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि लाइन है ना, लाइन 1 डायमेंशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू करंट एनक्लोज्ड। इसके टोटल 3 एप्लीकेशन देखने हैं, 4 देखने हैं। 4 में से मैं 4 नहीं 3 होंगे, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा, एक सोलेनॉइड होगा, एक टोरॉइड होगा। तो आई विल डिस्कस ओनली फर्स्ट 2, लॉन्ग स्ट्रेट वायर which you already know by Biot-Savart law, you have already seen mu 0 by 4 pi 2 I by r। दूसरा है सोलेनॉइड। तो हम 2 डिस्कस करेंगे। इसका एप्लीकेशन नंबर 1, लॉन्ग स्ट्रेट वायर।
देखो बायोट सेवर्ट लॉ से मिल सकता है, ऑफ कोर्स मिलता है, ऑफ कोर्स हमने किया, लेकिन बहुत लेंदी है ये, सो मच ऑफ मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व। तो उससे एक शॉर्टकट तरीका है एम्पियर्स लॉ। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विच इज कैरिंग करंट, इसमें से करंट पास हो रहा है, सो इट कैरीज सम करंट आई। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, पहली बात तो तुमको एक पॉइंट पे, एक किसी पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ व्हाट यू शुड डू इज एनक्लोज द करंट। जैसे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ एनक्लोज चार्ज, वैसे इसको यहाँ पे किसको एनक्लोज करोगे, किसको, करंट को। और शेप ऑफ द लूप विल डिपेंड ऑन द सिमेट्री ऑफ द कंडक्टर। अगर लॉन्ग स्ट्रेट आया तो लूप का शेप होगा सर्कुलर। वहां पे गॉसियन सरफेस बोलते हो, यहाँ पे एम्पेरियन लूप बोलते हो। तो यहाँ पे ये कौन है, एम्पेरियन लूप, राइट। फिर वहां पे पहले तुम एक सरफेस एलिमेंट लेते हो, पूरे सरफेस पे एक छोटा एलिमेंट लेते हो, ई बार डॉट डी एस बार निकालते हो। भूल गए गॉस लॉ, भूल गए। गॉसियन सरफेस पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, उस पॉइंट पे हमने एक एलिमेंट लिया था ds। हमने ये देखा था कि ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। फिर हमने देखा था कि e बार डॉट ds बार इज ads cos ऑफ 0, दैट इज ads। फिर हमने किया था इंटीग्रेट। फिर हमने बोला कि ऐसा एलिमेंट एक ही क्यों होगा, बहुत सारे होंगे, सबसे फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, वही करोगे। यहाँ पे पहले क्या लोगे, एक एलिमेंट लोगे। You will take some element somewhere, wherever you want you can take. We'll start with point P, बराबर। हम क्या करेंगे, हम पहले इसके लिए b बार डॉट dl बार फाइंड करेंगे, विच इज बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज 0। क्यों 0, क्योंकि लेंथ एलिमेंट तो हमेशा अलोंग द सर्कमफरेंस ही होता है। लेंथ एलिमेंट ऑलवेज अलोंग द लेंथ सर्कमफरेंस, बराबर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तो वही होता है, फिर डायरेक्शन, right hand thumb rule. Imagine long straight wire to be held in your right hand with thumb outstretched and fingers curled around it. Thumb gives the direction of current, then fingers give direction of magnetic field. तो magnetic field कहाँ है, along fingers, और DL का डायरेक्शन क्या है, along fingers. DL is going here. This is DL direction. This is also magnetic field direction. So both are in same direction. What is angle 0? What is cos 0? तो आ गया वो BDL। फिर क्या करते हो, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड तुमने कर लिया सॉल्व। अब क्या करोगे, करंट एनक्लोज, इसमें तो था ही एक करंट। अगर इसमें 3-4 वायर होते तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अगर 4 में से 2 का करंट अप होता, 2 का डाउन होता, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4। डिपेंड करता है कौन सा अप कौन सा डाउन। यहाँ तो है ही एक करंट, तो चार्ज एनक्लोज, सॉरी करंट एनक्लोज। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 में। Therefore from equation number 1, 2 and 3 you have integration b bar dot dl bar is b dl equal to mu 0 into current encloses I। b तो कांस्टेंट है, वहां पे भी ऐसा ही किया था, e तो कांस्टेंट है। e डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे, इसलिए e का कांस्टेंट यहाँ बोलते हो। b डिपेंड करता है करंट पे और डिस्टेंस पे। करंट स्टेडी है, डिस्टेंस वो तुम कहीं पे भी ले लो, इसको डीएल को तुम कहीं पे भी ले लो। व्हाट इज द डिस्टेंस, रेडियस। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज द रेडियस। तो इंटीग्रेशन ओवर डीएल। ऐसे एम्पिरियन लूप पे तुमने हर जगह पे डीएल इमेजिन करके रखा है, डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल, ऐसे डीएल तो हर जगह पे लेके रखे हैं। तो जब सब डीएल को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। तो b इक्वल टू म्यू 0 बाय 2 पाई आई बाय आर, मतलब b इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय। तो यही तो हमने वहां पे भी फाइंड किया था। देखो देखो कहाँ गया, ये देखो, सिर्फ वहां पे कैपिटल आर लिया था हमने डिस्टेंस, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग स्मॉल आर। तो ये कम स्टेप्स में होता है, ज्यादा इंटीग्रेशन भी नहीं है। क्लियर। नंबर 2 सोलेनॉइड। हमको पहले एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए
कि हमको सोलेनॉइड के सेंटर पे मतलब अलोंग द एक्सिस फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। So we want to find out what is magnetic field along the axis of solenoid at the center along the axis of solenoid. अब जिनको सोलेनॉइड ही नहीं पता तो यहां से स्टार्ट होगा। सोलेनॉइड होता है एक कोर, इस कोर के ऊपर होता है एक वाइंडिंग, और बाद में इस सोलेनॉइड को तुम मान सकते हो टोरॉइड। टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड विच डोनट शेप। ये आ गया सोलेनॉइड। इस पे आप करते हो वाइंडिंग्स, यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर क्लियर? यस नो यस? तो जब तुम यहां से करंट पास करोगे, whenever you have current you have magnetic field। अब तक क्या था कि करंट स्ट्रेट था, अलोंग थंब था, फील्ड था अलोंग कर्ल फिंगर्स। अब पहली बार उल्टा हुआ, करंट इज अलोंग द कर्ल फिंगर्स, तो थंब gives you direction of magnetic field। तो magnetic field is along the axis of solenoid, क्योंकि axis of solenoid is a straight line passing through its center। तो ये axis है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, along the axis। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? व्हाट इज योर टास्क? टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स। बायोट सेवर्ट होता तो उसमें तुम एलिमेंट्स लेते, लेकिन बायोट सेवर्ट लॉ का शॉर्टकमिंग है, लिमिटेशन है, तुम हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते। एम्पियर लॉ को यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। एम्पियर लॉ चाहिए तो करंट को एनक्लोज करना पड़ेगा। अब करंट को एनक्लोज करना है तो एम्पियरियन लूप चाहिए। एम्पियरियन लूप पिछले केस में था सर्कुलर, यहाँ पे लेंगे रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे एक लूप ले लेंगे, और जानबूझ के मैंने रेक्टेंगुलर लूप लिया है इंटेंशनली। इसको बोल दूंगा ए, इसको बोल दूंगा बी, लेट अस कॉल दिस सी, लेट अस कॉल दिस एस डी। कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स है, 3। इसमें भी टोरॉइड में भी सेम है। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू 0 इंटू करंट एनक्लोज्ड। इक्वेशन नंबर 1। पहले बी बार डॉट डी एल बार मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार ओवर क्लोज लूप। इस क्लोज लूप के 4 पार्ट्स है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो प्लस प्लस प्लस, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। जिनको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं पता उसको ये कभी समझ में नहीं आएगा कहां से आया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस। तुम इंटीग्रेट कर रहे हो बी बार डॉट डी एल बार पे, और पहला एलिमेंट तुमने लिया ए से बी। ए से बी मैग्नेटिक फील्ड उसको उल्टा है। एंगल कितना है? व्हाट इज साइन 180? व्हाट इज कॉस 180? चलो ठीक है, मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। नहीं ठीक है, दैट्स ओके। आई विल रिड्यूस योर वर्क हियर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलो 0, ए टू बी एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ए टू बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है। एंगल कितना है? और डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है कि साइन होता है? कॉस। व्हाट इज कॉस 0? 1। तो इंटीग्रेशन ओवर लूप बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम ए टू बी जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? बी डी एल कॉस ऑफ 0।
कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब ये जो ए टू बी लेंथ है इसको मैं मान लेता हूं एल। गुड, पक्का। दूसरा बी टू सी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्सिस एंड बी टू सी समथिंग लाइक दिस 90। व्हाट इज कॉस 90? 0। इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट है ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। उसके बाद सी टू डी फार अवे लिया है हमने जानबूझ के, क्योंकि आपको याद होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे आप सोलेनॉइड से दूर जाते हो दे बिकम वेरी वेरी लेस, दे आर वाइडली सेपरेटेड। क्योंकि ये फार अवे है तो मैग्नेटिक फील्ड इज निग्लिजिबल। D2A, this is direction of magnetic field, this is D2A 270। what is cos 270? 0। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन किसका है? A to B। तो इंटीग्रेशन ओवर लूप बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू B तो कांस्टेंट है DL फ्रॉम A to B, लेकिन A to B लेंथ कितना है L, तो ये क्या आ जाएगा BL। तो क्या आ जाएगा BL। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या फाइंड करना रह गया? करंट एनक्लोज्ड। हमारे पास इसमें आई करंट है, आई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? तो टोटल टर्न कितना है? नहीं, सही बोल रहे हो तुम। मैंने ये नहीं पूछा कि एम्पियर लूप के अंदर कितना है। टोटल करंट NI है, एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट है, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इस सोलेनॉइड का टोटल लेंथ कैपिटल L होता, मान लो 10 मीटर, और मान लो मेरे पास 500 टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितने? 50। मतलब तुमने क्या किया, इसको तुम बोलते हो स्मॉल n। क्यों बोलते हो? इसका रीजन है, तुमको एक चीज समझ में आएगा कि 50 टर्न पर मीटर है। कितने? 50, क्योंकि 500/10। मैंने बोला कि एम्पियर लूप का लेंथ 2 मीटर है, कितना? तो 1 मीटर में 50 है, तो 2 मीटर में कितने हैं? तो तुमने क्या किया पता है? मल्टीप्लाई किया। मतलब तुमने n को L से मल्टीप्लाई कर दिया। n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द लूप इंटू लेंथ ऑफ द लूप, ये आगे नंबर ऑफ टर्न्स किसमें? एम्पेरियन लूप के अंदर। और ये जो आई करंट है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतने बार ही घूमेगा। अगर करंट आई है 100 टर्न्स है तो कितने बार घूमेगा? 100 आई। तो यहाँ क्या करोगे? तो व्हाट इज करंट एनक्लोज्ड? NLI। इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड था इंटीग्रेशन बी बार डॉट, वो कितना आया? BL। और μ0 इंटू करंट एनक्लोज्ड NLI। कैंसल एंड कैंसल, तो NL हो गया कैंसल, तो B कितना आ गया? μ0 NI। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। और एक्सिस पे इतना क्यों आया? क्योंकि एक्सिस पे जब तुम मेजर करते हो ना, तो करंट अपर पार्ट से भी पास होता है, लोअर पार्ट से भी होता है। तो एक्सिस पे अपर पार्ट का और लोअर पार्ट का दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मुझे पूछा होता फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड, सपोज यहाँ पे बोल दिया, तो कितना? हाफ ऑफ द टोटल, हाफ ऑफ द एक्सियल, क्योंकि उस केस में आपको फील्ड मिलेगा सिर्फ एक साइड के करंट से। गुड, एंड ऑफ दिस चैप्टर।